धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो हिंसा की जा रही है, अगर ये लोग प्रदेश छोड़ के ना चले जाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। इस बात को आप लोग याद रखें। आज जिस तरह से मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को जमीदज किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से उनके कारोबारों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से उन पे हिंसा हो रही है, जिस तरह से भय का माहौल उनके लिए बनाया जा रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोगों याद रखना, अभी जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक नेता जिंदा है, आपका ये बांटने का सपना, डराने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग याद रखना। अब समय आन पड़ा है कि हमें घर से निकल के भाईचारा बना के अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा और अपने दल को मजबूत करके राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेके इस जुल्म जाति की जिंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। अब परीक्षा का समय नहीं रहा है, अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर राजकाज चाहिए, अपने लोगों का भला चाहिए, तो फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे सरकारें कब इस देश को बेच के निकल जाएंगी, हमें यह भी नहीं पता लगेगा कि कितने करोड़ का कर्ज इस सरकारों ने ले रखा है। क्या हम इस देश में राज के लिए तैयार हैं? जो मांगे हमने उठाई हैं, अगर सरकार उन पे गौर नहीं करेगी तो क्या आप लोग संघर्ष के अपने अधिकारों को बचाने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हो? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो हिंसा की जा रही है, अगर ये लोग प्रदेश छोड़ के ना चले जाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। इस बात को आप लोग याद रखें। आज जिस तरह से मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को जमीदज किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से उनके कारोबारों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से उन पे हिंसा हो रही है, जिस तरह से भय का माहौल उनके लिए बनाया जा रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोगों याद रखना, अभी जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक नेता जिंदा है, आपका ये बांटने का सपना, डराने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग याद रखना। आज जिस तरह से किसान परेशान हैं, एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे पाई सत्ता में बैठ के, जिस तरह से न्यूनतम वेतन सुनिश्चित नहीं है, कोई 300 देता है, कोई 250 देता है, कोई 400 देता है, 250-300 मांगने पे भी मारता है। मेरा ये मानना है कम से कम 700 रुपए न्यूनतम वेतन होना चाहिए अंतिम व्यक्ति के लिए भी। 700 रुपए एक ऐसी अमाउंट है, एक रकम है जिसमें आदमी एक दिन का जीवन ईमानदार से अच्छी तरह से जी सकता है। ये जो टैक्स लगा दिया है, इस टैक्स को कम करना चाहिए। और जैसा मैं आज आपको कह रहा था, हम पे पॉलिसी है कि गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में हम लोग प्राइवेट स्कूल से बढ़िया शिक्षा दिला सकते हैं। जब हम ये कानून बना देंगे कि चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, क्लास 1 का अफसर हो, क्लास 4 का अफसर हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तब सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेहतर शिक्षा आएगी, तभी जाके देश में बदलाव होगा। क्योंकि बिना शिक्षा के हम लोग दो दुश्मन को भी नहीं जानते। हमने ये पॉलिसी बनाई है कि जब हम पर राज कहा जाएगा तो हम लोग जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी कायाकल्प कर देंगे, और चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, डीएम हो, एसपी हो, एएसपी हो, डीएसपी हो, सीओ हो, थाना इंचार्ज हो, कानूगो हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, पटवारी, सेक्रेटरी, सरपंच हो, जिला पंचायत का मेंबर हो, कोई भी आदमी हो जो सरकारी सुविधा लेता है, सरकारी तनख्वाह लेता है, या किसान मजदूर हो, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, इलाज
कमी के कारण गरीबों की जान नहीं जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अब समय आन पड़ा है कि हमें घर से निकल के भाईचारा बना के अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा और अपने दल को मजबूत करके राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेके इस जुल्म जाति की जिंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। आप ये बताओ, क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? रोज अखबार पढ़ो, उत्तर प्रदेश का, कोलकाता का, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, तो इतनी घटनाएं होती हैं। किसी बेटी का बलात्कार, किसी बेटी की हत्या, किसी बेटी को जला दिया, किसी बेटी को मार दिया, और यूपी में तो ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। और अभी अभी फरुखाबाद में 2 बच्चियों को मार के, नाबालिग बच्चों को लटका दिया गया और पुलिस ने उन परिवारों को कह दिया कि अगर एफआईआर लिखाओगे तो तुम्हें जेल भेज देंगे। फिर मैंने वहां के एसपी को फोन किया कि मैं परसों आ रहा हूं, तो आनंद फानंद में बुला के एफआईआर दर्ज करके कहा कि हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये तो अगर भीम आर्मी ना होती, आजाद समाज पार्टी ना होती, तो न्याय तो दूर की बात है, ये दल आपको जिनकी सरकारें हैं दफ्तरों में भी नहीं घुसने देते इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे। ये तो धन्यवाद करो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक लड़ाके का, कि वो अपना काम जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। मैं यहां से आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत सारे चेहरे को देख रहा हूं जो अपने अपने स्वार्थ में अपनी पार्टी के मान सम्मान को कम करते हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, और कोई दल भी नहीं है जो गरीब के बेटे को टिकट देके लड़ा दे। सारे लोग पैसे वालों के देसी हैं। आजाद समाज पार्टी ऐसा दल है जहां से किसान, मजदूर का बेटा भी, कर्मचारी का बेटा भी विधायक और एमपी आने वाले समय बनेगा। इस बात को आप याद रखना। अब हम पे 3 लक्ष्य हैं आगामी। पहला, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, साथ साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, उसके बाद दिल्ली और बिहार का चुनाव। मैं वहां के पदाधिकारियों से, नेताओं से, वहां के प्रभारियों से, अध्यक्षों से, सबसे कहना चाहता हूं, अब परीक्षा का समय नहीं रहा है, अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर राजकाज चाहिए, अपने लोगों का भला चाहिए, तो फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे सरकारें कब इस देश को बेच के निकल जाएंगी, हमें यह भी नहीं पता लगेगा कि कितने करोड़ का कर्ज इस सरकारों ने ले रखा है। महिलाओं पर हिंसा रुके, ये हमारे महापुरुषों का सपना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा किसी भी देश की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता। हम अपने महापुरुषों को सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों उठाओ, दोनों, एक हाथ नहीं, दोनों उठाओ हाथ ऐसे, दोनों दोनों, एक नहीं दोनों, दोबारा दोनों हाथ उठाओ ऐसे। क्या हम इस देश में राज के लिए तैयार हैं? जो मांगे हमने उठाई हैं, अगर सरकार उन पे गौर नहीं करेगी तो क्या आप लोग संघर्ष के अपने अधिकारों को बचाने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हो? तो हम सरकार को नवंबर तक का समय देते हैं। कितना समय? यह सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक का समय हम लोग देते हैं। नवंबर में हम लोग पार्टी की राष्ट्रीय समिति की मीटिंग बिठा के दोबारा से तय करेंगे। अगर सरकारों ने हमारी मांग नहीं सुनी तो इन मांगों पे हमें अगला स्टैंड क्या लेना है, ये पार्टी जो है नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में बैठ के तय करेगी कि अगली कार्रवाई हमारी क्या होनी चाहिए। मैं किसानों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। मनोज भाई बैठे हैं, किसानों की
हर एक समस्या को हल करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं। मौका आने दीजिए, यहाँ का किसान दुनिया के किसानों से खुशहाल बनेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं नौजवानों को भी रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं नौजवानों को रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं घर में रहने वाली माए बहनों को कुटीर उद्योग लगा के रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं बुजुर्गों की पेंशन, जो पेंशन मिलती है अभी 500 रुपए, मैं गारंटी देता हूं, हमें अवसर मिलने पे हम उन पेंशन को 500 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं गारंटी देता हूं, आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माता को, सहायिकाओं को, उनका वेतन कम से कम 20,000 रुपए करेंगे आने वाले समय में, जब हमारे हाथ में ताकत आए। मैं जो हमारे पुराने कर्मचारी जिन्होंने सेवा की है देश की, उनकी पुरानी पेंशन का भी आप लोगों से वादा करता हूं कि उनको उनकी पुरानी पेंशन भी हम लोग ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू कराएंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों से वादा करता हूं। और फिर से अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए मेरी इस बात को याद रखना, आपको मेरे ऊपर भरोसा है या नहीं है? नहीं है बताओ। तो मैं अपने डीएससी के भाइयों को भी ये वादा करता हूं कि अगर उनको अधिकार मिलेंगे तो उनका सबसे बड़े समर्थक, क्योंकि हम बहुजन आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, हम लोग उनके सबसे बड़े समर्थक रहेंगे। आने वाले कल में हम लोग उनके साथ बैठ के उनको क्या महसूस होता है, वो क्या सोचते हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। मैं ये भी नकारता हूं, कोई अगर ये कहता है कि डीएससी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, वो धार्मिक है, कोई इस तरह की बातें करता है, तो मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि हमारे पढ़े लिखे समाज को ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो बात इस देश के तथाकथित स्वर्ण जाति के लोग हमारे खिलाफ कहते थे, जब आरक्षण मिला था शेड्यूल कास्ट के लोगों, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, जब आरक्षण मिला था मंडल कमीशन के जरिए बैकवर्ड के लोगों को, जो बात ऊंची जातियों के लोग इनके लिए कहते थे, आज अगर वही बात हम लोग कहने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हम भी स्वार्थी हो गए हैं। हम तो अपने दायित्व पे खड़े हैं, हम अधिकारों की रक्षा भी करेंगे और अपने लोगों को बांट कर भी देंगे। इस बात की जिम्मेदारी भी हमारे सर होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़ा भाई होने के नाते मैं अपने लोगों से आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी अनावश्यक टिप्पणी डीएससी के भाइयों पे ना करे। वो हमारा परिवार है, उनके लिए खून भी देना पड़ा, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना पड़ा, तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वचन देता हूं। और ये रैली तो कुछ भी नहीं है, ये रैली तो कुछ भी नहीं है। अगर उनके अधिकार को छीनने काम करेगा तो इससे 10 गुना बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे हम अपना भाईचारा नहीं टूटने देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, आज आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने हमेशा की तरह भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं का, सम्मानित साथियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं।